तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए घमासान शुरू हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि तीसरे चरण की चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले तीसरे चरण का चुनाव ज्यादा जिलों में होने वाला है, क्योंकि अब मुकाबला सपा के गढ़ में है। तीसरे चरण की 59 में से 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं, और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिलों में आती हैं। और इन्हीं में मैनपुरी की करहल सीट तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट बन गई है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के सामने 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो सपा के सामने अपना गढ़ बचाने और जीत सुनिश्चित करने की चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीटें मिली थी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार बीजेपी अपनी पिछली जीत को दोहरा पाएगी, या सपा अपने किले को बचाने में इस बार सफल होगी, और ध्रुवीकरण चुनाव लड़ने की कोशिश कितनी कामयाब होगी। इसी पर आज बात करेंगे, और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। करा देते हैं, बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। और कांग्रेस से प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले दीपक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। अब 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है, और 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। क्या उम्मीद है तीसरे चरण से? देखिए, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रथम चरण चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाई और द्वितीय चरण चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाई, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की यात्रा के साथ, संकल्प के साथ बढ़ रही है, उसी संकल्प के साथ लगातार वो बढ़ रही है। और आज तीसरे चरण की अगर हम करते हैं, तो तीसरे चरण में भी जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के बल पर आज उत्तर प्रदेश की जनता में अपना विश्वास जताया है। आज हर गरीब तक आवास पहुंचा करके, हर गरीब तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा करके, स्वच्छ जल पहुंचा करके आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर के अपना विश्वास जताया। और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार उन प्रयासों पर सक्रिय है। और हमने देखा था कि 2014 में भी हमको जनता का आशीर्वाद मिला था, 2017 में भी जनता का आशीर्वाद मिला था, और 2019 में भी जनता का आशीर्वाद मिला था। तो जिस तरीके से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प के साथ, माने इस विकास के संकल्प के साथ बढ़ रही है, उसी विकास के संकल्प के साथ हम लोग निश्चित रूप से 2022 में भी जीतने जा रहे हैं। ठीक है, विकास पर काफी भरोसा आप कर रहे हैं, लेकिन जब हम चुनावी रैलियों में देखते हैं तो विकास की बात कम और तमाम बातें यहाँ पर ज्यादा की जाती हैं। ध्रुवीकरण की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है। इन भाषणों को देखकर, इन संबोधनों को देखकर लग नहीं रहा कि बीजेपी को विकास पर, अपने किए हुए कार्यों पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जनसभाएं या रैली की हैं, हमेशा उन्होंने विकास की योजनाओं की चर्चा की है, मगर विकास की योजना के साथ जनता को वो भी एहसास दिलाने का एहसास दिलाने का काम किया है कि कौन ध्रुवीकरण की राजनीति करता है, कौन जाति की राजनीति करता है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प के साथ, माने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ, संकल्प के साथ काम किया है। हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है। हमने विकास की योजना में न जाति को, न धर्म को देख करके हर समाज को योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। हर जाति, हर समाज, हम समुदाय को उसकी योजना का लाभ देने का काम किया है, और उसी योजना के तहत हम जनता के बीच में हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। कुलभूषण जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में और आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी। यहाँ पर अब तीसरे चरण का मतदान होना है 20 तारीख को। पिछले बार के अगर नतीजे देखें तो कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं तीसरे चरण से? क्या इजाफा होगा सीटों में या और 1 सीट भी नहीं मिल पाएगी? प्रीति जी, निश्चित तौर पर इजाफा होगा। जो पिछले 2 साल में काम किया है, 2019 में जब से आदरणीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार लिया है और लगातार संगठन के लिए काम किया है, 6 चरणों में हमने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। उसका बहुत सकारात्मक लाभ कांग्रेस को दिख रहा है। हमारा पूरा संगठन मजबूती से खड़ा हुआ, हर जगह हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं और दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और ऐसे जनता चाहती है कि एक वो राष्ट्रीय पार्टी जिसकी अपनी अर्थनीति है, विदेश नीति है, रक्षा नीति है और वो एक विजन लेकर विकास का कार्य कर सकती है, उसको चुने जाने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं, संगठन मजबूत हो रहा है और कांग्रेस लगातार अच्छा काम कर रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो कितनी सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार? पिछली बार 1 मिली थी लेकिन इस बार 59 में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं? ऐसा कोई आंकड़ा कहना ठीक नहीं होगा प्रीति जी। अभी तो मतदान से तरीके से यहाँ पर बीजेपी 300 पार का नारा दे रही है। कांग्रेस ने भी कुछ सोचा होगा कि हाँ इतनी सीटें जीतनी है या इतनी सीटें मिलेंगी। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए नहीं लड़ती है। अभी सभी सीटों पर हम इसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो अधिकतम सीटों पर हमारे प्रत्याशी सफलता प्राप्त करेंगे। एक संख्या तो डिसाइड की होगी सर कि एक टारगेट तो यहाँ पर डिसाइड किया होगा कि इस टारगेट को अचीव करना। सभी सीटों पर हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। इस आधार पे आप पूछना चाहती हैं, 59 में 59 पर हम लड़ रहे हैं और 59 पर जीत रहे हैं। ठीक है, अब इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि 59 सीटें आपको मिल जाएंगी? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आप देख पा रहे कि हाँ ये आपको जीत दिला पाएंगे? उसमें जैसे अभी जो चुनाव होने जा रहा है, 2 चरण का चुनाव गन्ना बेल्ट में हुआ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। तृतीय चरण का जो चुनाव है वो आलू की बेल्ट पे होने जा रहा है। वहां की सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है, वहां पे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है, वहां पर तो महिलाओं को अभी तक विकास की मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला और कोई ऐसा बड़ा अभियान नहीं चला जिससे कि वो अपने स्वावलंबन के लिए कोई काम कर सके। तो महिलाओं, युवाओं और किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता कांग्रेस को चाहती है। क्योंकि पिछली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की, जुमलों की सरकार है। दरअसल वास्तविक रूप से आंकड़े और तथ्य दोनों में अंतर होता है। तथ्यों के आधार पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है, झूठी है, लेकिन आंकड़े देने में यह सरकार बहुत बेहतर है। वो आंकड़े अब जनता उनसे ऊब चुकी है और जनता स्वीकार कर रही है कि हमें जमीन पर हकीकत में जो हमारे जीवन के मुद्दे हैं उनका समाधान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ जुमले नहीं चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि चुनाव के समय हम कुछ जुमले दे देते हैं, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे अच्छे दिन का हो, चाहे काले धन का हो, चाहे विकास का हो, लेकिन हकीकत में कुछ होता नहीं और बाद में हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर ही आके टिक जाते हैं। लेकिन जिस तृतीय चरण में जहां बुंदेलखंड का भी हिस्सा जुड़ता है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की जनता ने 19 में से 19 सीटें दी थी, लेकिन आज वो स्वीकार रहे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। 19 सीटें मिलने के बाद भी वहां 2019 में एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन हुआ था। प्रीति जी, मैं पूछूंगा अपने साथी भाजपा प्रवक्ता से कि आज तक उस बुंदेलखंड विकास बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं, जिस बुंदेलखंड विकास बोर्ड में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 11 गैर सरकारी सदस्य, 2 विशेषज्ञ और 12 इनके सरकारी सदस्य थे। बैठक ही नहीं हुई है, कोई विजन ही नहीं है। वो बुंदेलखंड ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब हम लेंगे दीपक जी से, लेकिन उससे पहले एक बार महेंद्र यादव जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप दोनों दलों को सुन भी रहे हैं और एक यूपी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते भी हैं, तो आप ही से हम जानना चाहेंगे कि आप तीसरे चरण में यहाँ पर कुछ इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ अवध के और कुछ यहाँ पर बुंदेलखंड के, तो ऐसे में यहाँ पर इस बार किस तरीके का मुकाबला देख पा रहे हैं, किस तरीके के समीकरण बनते हुए देख रहे हैं? देखिए प्रीति जी, जो तीसरा चरण है ये इस मामले में सबसे ज्यादा अहम है
कि जो पहले 2 चरणों को मिलाकर अगर तीसरे चरण में भी समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर कर लेती है तो उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी को संभलने का या रिकवरी करने का फिर मौका नहीं बचेगा, कुछ ज्यादा पीछे छूट जाएगी। दूसरा, इस मामले में कांग्रेस का भी वही कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है साथी वो अपने दावे कर रहे हैं और चुनाव के पहले सबको दावे करने भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की हालत कमजोर तो है। लेकिन खासतौर पर जहां तक बुंदेलखंड की बात करें तो हो सकता है कि कांग्रेस को अगर कुछ एक सीटें मिलनी है, एक का 2 सीटें में अगर मिलनी भी है तो वो हो सकता है कि इस तीसरे चरण में उनको मिलने की संभावना बने। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बता ही दिया कि उनके लिए अब अगर ये पहले 2 चरणों में हुए नुकसान को अगर इनको रिकवर करना है तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन जो इसकी तीसरे चरण की जो सीटें हैं उनको भौगोलिक इलाका और हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के का गढ़ के बजाय घर जो माना जाता है। तो और चूंकि इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच वाला झगड़ा भी नहीं रहा है, तो जाहिर है कि इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो वहाँ पर करने की उनको उम्मीद है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से उतनी मजबूत तो नहीं रही है, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे यहाँ पर भी उसने स्थिति सुधारी है। फिर भी बुंदेलखंड में मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी शायद उतना अच्छा ना भी कर पाए, लेकिन जो बाकी इलाका है, जो मैनपुरी और उसके आसपास वाला इलाका है, जो फिरोजाबाद का इलाका या जो शकुहाबाद का इलाका है या जो कन्नौज वाला इलाका है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी अच्छा करने जा रही है, ऐसा मेरी जानकारी है। ठीक है विनोद जी, अब यहाँ पर कुलभूषण जी के सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। उन्होंने पूछा कि बुंदेलखंड में विकास बोर्ड बना लेकिन बैठक नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही प्रीति जी, मिल रही है। बुंदेलखंड में विकास बोर्ड का गठन हुआ लेकिन उसमें बैठक नहीं हुई। देखिए प्रीति जी, आदरणीय कुलभूषण जी ने अपनी बात रखी। मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड को 2017 से किस तरीके से पिछड़ा छोड़ा गया था, वहां किस तरीके से जल की समस्या होती थी, किस तरीके से सिंचाई के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक्शन में बदलने का काम किया है। कुलभूषण जी अभी तो बोलना शुरू किया, सुनिए। मेरा अपना बात पूरा हो जाने दीजिएगा। कुलभूषण जी पहले सुनिए, उसके बाद आपको भी मौका मैं दूंगी। विनोद जी, दीपक जी बोलिए। तो जिस तरीके से आज बुंदेलखंड के अंदर हर घर तक स्वच्छ पहुंचाने के संकल्प के साथ हम लोग हर स्वच्छ की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां स्वच्छाई के लिए पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, वही बुंदेलखंड क्षेत्र है जो पिछड़ा पड़ा रहता था, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो पिछड़ा माना जाता था। आज बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर भी बदलाव दिख रहे हैं, चाहे वो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार होने जा रहा हो। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो, चाहे वो रोहिलखंड क्षेत्र की बात हो, चाहे वो पूर्वांचल क्षेत्र की बात हो, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र की बात हो, तो हर एक क्षेत्र में विकास के बल पर, माने विकास की योजना के तहत ही जनता के बीच में, वही मैं बताना चाहता हूं कि आज अभी जब तीसरे चरण की चुनाव की बात है तो तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटों में 49 सीटों को जीतने का दर्ज किया। वहीं आदरणीय कुलभूषण जी ने एक सीट पा करके सीधे 59 सीटों की छलांग लगा रहे हैं। तो इसका मुझे लगता है कि जो इसका विश्लेषण शायद आप ही बता पाएंगे, मगर हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 49 सीटें दर्ज करी। तो जिस तरीके से हमने अपनी विकास की यात्रा को बढ़ाया है, उसी यात्रा के यात्रा पर निश्चित रूप से हम 49 से 59 सीटों पर आने का पूरा संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और माने इंटरनेशनल एयरपोर्टों के माध्यम से जनता के बीच में व्यापार को खड़ा करने का काम किया है, औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा करने का काम किया है। चाहे बात आप युवाओं को ले लीजिए, तो युवाओं में किस तरीके का रोजगार, माने स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से किस तरीके से करोड़ों युवाओं ने अपना रोजगार खड़ा किया है। तो ये सारे विषय आज जनता के बीच में। प्रीति जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि जनता जानती है कि जो पिछली बार जो हुआ है, उस पिछली बार के संकल्प को लेकर के देखेगी कि किसने हमको योजनाओं से जोड़ा है, किसने हमको हमारी जमीनों को हथियाने का काम किया है, किसने कानून व्यवस्था को खराब करने का काम किया है, किसने भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। तो इसको भी, इसके संकल्प में भी जनता संकट बनी। दूसरी एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं
कि जिस तरीके से ठीक है, कानून उत्तर व्यवस्था प्रदेश को के लेकर अंदर एक सवाल मेरा 32 आपसे यहाँ साल पर से रहेगा, कांग्रेस लेकिन का पहले सूबा मैं साफ है। कुलभूषण जी तो से ये इसका जवाब भी आदरणीय कुलभूषण सिंह को देना पड़ेगा। ठीक है, कुलभूषण जी बोलिए। प्रीति जी, जो आपने भी प्रश्न पूछा और मैंने पूछा, उस पे दीपक जी के पास कोई उत्तर नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो हमेशा हवा में चलती है, वो जमीन पे नहीं आती, वो जमीन के मुद्दों को नहीं जानती। 2017 में मैंने भी कहा कि 19 में से 19 सीटें और 59 में से 49 सीटें आपको मिली थी, इसलिए जनता को आपसे एक बड़ी उम्मीद थी कि आप उसके लिए जो संकल्प लेकर आए थे उसमें खरे उतरेंगे। लेकिन 2019 के चुनाव में लगा कि आप हार होने जा रही है, जो तो कहा वो आपने करके दिखाया है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन कर दिया। दीपक जी से अगर जो मैं पूछूं तो उसके अध्यक्ष का नाम भी इनको नहीं पता होगा। श्री मानवेंद्र सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उस बुंदेलखंड विकास बोर्ड ने आज तक कोई काम नहीं किया। क्योंकि दरअसल आप विकास चाहते ही नहीं। आपको तो पता है कि चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम मुद्दा आप उभारेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन अब ये जनता जान चुकी है और बार बार काट की हांडी दीपक जी नहीं चढ़ती है। प्रथम चरण में कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां आपके प्रत्याशी को जनता ने दौड़ाया न, कौन जो है हिंदू और हिंदुत्व की तुलना अलग बताता है, कौन जो है जय श्री राम के नारे लगाने वालों को रक्षक बताता है, किसान की तो कौन जो है समस्याएं हिंदू हैं को उनके सामने पर अन्ना पशु का बड़ा संकट है। दीपक जी वहां सुनिए पर पहले। आवारा पशु पूरी फसल खा जाते हैं और आज तक आपने गौ माता की पूजा करेंगे, उसके नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन जो गौशालाएं भी बनाई थी वहां गौ माताओं की हत्या हुई है, कंकाल में बदला गया है। तो ऐसी व्यवस्था जो आप देते महेंद्र हैं जी, ये रुकिए, बड़ा आऊंगी आपके कोई पास। नहीं चाहता जी। है। इसलिए आपको जो 49 ठीक है। सीटें मिली थी अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, महेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए। जी, भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ उनको कि पिछले चुनावों के समय अमित शाह जी ने ये दावा किया था, वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड में हर बुंदेल के घर के सामने कार खड़ी होगी। ये बयान का बहुत मशहूर हुआ था। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कारें कहाँ खड़ी हैं। दीपक जी बोलिए, दावे वादे तो बहुत किए गए थे, पूरे कितने किए? उसका वो जवाब देते नहीं है, अपना वो चुनावी भाषण शुरू कर देते हैं। वो करके दिखाया है और अपने 5 साल का खाका जनता के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है कि हमने 5 साल के जनता को साथ लेकर काम किया। चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो, दीपक जी, महेंद्र जी ने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रीति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कभी किसी ने जनता को यह बताने का प्रयास नहीं किया कि हमने 5 साल के अंदर जनता के लिए क्या करने का काम किया। अगर ये किसी ने क्यों डराने की जरूरत पड़ रही है दीपक जी? फिर जनता को क्यों डराने की जरूरत पड़ रही है? समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज आएगा, माफियावाद आएगा। दीपक जी फिर क्यों डराने की जरूरत पड़ रही है? काम गिनाइए ना। क्यों ये कह रहे हैं हर जनसभा में कि अगर समाजवादी पार्टी आती है तो गुंडा राज आएगा, माफिया राज आएगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? आपने जो किया वो बताइए ना। क्यों हिंदुत्व की बात करते हैं? क्यों 80 बनाम 20 पर बात करते हैं? देखिए प्रीति जी, ये 2017 से पहले जो हुआ है वो तो जनता को बताना पड़ेगा ना। और कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, आपकी तरह बीजेपी प्रत्याशी पर हमले हो रहे हैं। बड़े फोटो के साथ फ्रेम पर खड़े होकर दिखाई देते थे, कई भूमाफिया लोगों की जमीनों को हथियाने का काम किया जाता थे। आज वो जेल में है और वही जेल में रहने वाले कभी जेल मिलेंगे। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रजेश सिंह पार्टियां कर रहे हैं। आपको दीपक जी जानकारी नहीं है, मैं बता दूं। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रजेश सिंह पार्टियां कर रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी मंत्री बने बैठे हैं, आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए हैं क्योंकि आपका प्रोसिक्यूशन काम नहीं करता। आपके पास कोई उत्तर नहीं है बुंदेलखंड विकास बोर्ड में, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। रुकिए कुलभूषण जी, रुकिए। दीपक जी सुनिए, दीपक जी रुकिए, सुनिए सुनिए, दीपक जी रुकिए, सुनिए तो सही, सुनिए। महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, महेंद्र जी पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अपराधियों की बातें हो रही हैं उसमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे सारे केस हटवा चुके हैं, अपने केस वापस ले चुके हैं। तो ये सिलेक्टिव कार्रवाई कैसे कब होगी, कब तक होगी? जो आपके राजनीतिक विचारधारा से अनुकूल नहीं बैठता है उनके ऊपर आप बुलडोजर चलवाएंगे और अपने लोगों के ऊपर से केस हटा हटा के आप बेदाग बन जाएंगे।
दीपक जी, ये आरोप समाजवादी पार्टी भी लगातार आप पर लगा रही है। तमाम हम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अगर भाषण देखे, संबोधन देखे, तो उसमें वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि यहाँ पर अपने ऊपर मुकदमे जो दर्ज थे वो हटवा लिए। ये कैसे मुख्यमंत्री क्या विकास करेंगे, कानून व्यवस्था क्या सुधारेंगे? देखिए, जो जांच में दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई हुई है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी दल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, चाहे वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी दोषी पाया गया है, जिस पर आरोप सिद्ध हुआ है, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। फिर आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, जमानत उनको जांच के बाद कोर्ट ने दिया है ना। दीपक जी सुन ले जरा, दीपक जी की मजबूरी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक यही स्थिति इनके शीर्ष नेतृत्व की है। उनके पास भी चुनावी भाषण में जुमले के अलावा हकीकत में कुछ नहीं है। चूंकि आपका प्रोसिक्यूशन काम नहीं करता है, इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है। क्योंकि जमानत की जो सुनवाई होती है न्यायालय में, उसमें प्रोसिक्यूटर की भूमिका होती है। प्रोसिक्यूटर का काम नहीं करेगा तो दीपक जी आशीष मिश्रा रिहा हो जाएंगे। इसीलिए सुनिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात। दीपक जी सुनिए, एक एक करके बोलिए। चिल्लाने से आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड पर एक उत्तर नहीं दे पाए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 19 में 19 सीटें बुंदेलखंड में पाने के बाद आपने हकीकत में वहां क्या काम किया? कोई आपके पास जवाब नहीं, चीखने चिल्लाने के अलावा। अपराधियों की जो कार्यवाही है, मैंने नाम लेते अपराधी बता दिए, समस्या होती थी, किस तरीके से सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के जल की समस्या होती थी, आज उसको पूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी क्षेत्र में जहां तृतीय चरण का चुनाव है, वहां के सड़कों की अगर जो आप हालत देखें तो वहां की जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां हमसे बदला लिया है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का कभी माना जाता था। आप जब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, आपका बुलडोजर विचारधारा देखकर उसमें डीजल पड़ेगा, नहीं तो डीजल इतना महंगा हो जाएगा कि फिर बुलडोजर में डीजल ही नहीं पड़ पाएगा। तो ऐसी जब स्थिति बनेगी तो दीपक जी जनता आपको जवाब देगी। आप तैयार रहिए। जैसा कि पहले चरण में आपके साथ हुआ, दूसरे चरण में और बुरा हुआ, तीसरे में और बुरा होने जा रहा है। अब तो लफाजी ये परिणाम तय करेगा, ये आप नहीं तय करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। ये आप तय नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को जो निर्णय आएगा उसमें नहीं है, पता चलेगा। शीर्ष नेतृत्व की भी है। जनता ने किसको 32 साल से नकारा है, किसको कहां पहुंचा रहे हैं, ये 10 मार्च को निर्णय पता चलेगा। ठीक है दीपक जी, एक सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा कि कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी, ठीक है, आप इसे कोर्ट का फैसला बताते हैं, कोर्ट के फैसले का सब सम्मान करते हैं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात आती है तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर आप वहां उसमें क्यों श्रेय लेने लग जाते हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं और इसके नाम पर वोट मांगते हैं? देखिए प्रीति जी, क्या राम मंदिर बनवाने के लिए कोई और खड़ा होता था क्या भगवान राम को टेंट से हटाकर पैरवी करते थे ना? अब ये मानेंगे कि इस मामले में पैरवी नहीं की? कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उनके निर्णय के संकल्प को साथ भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से और लगातार भारतीय जनता पार्टी ही राम मंदिर बनवाने के पक्ष में रही है। जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे वो आज राम भक्तों को दीपक जी रुकिए, महेंद्र जी बोलिए। मैं क्योंकि बुंदेलखंड की बात हो रही थी और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बुंदेलखंड में ही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के राठ तहसील में, हमीरपुर जिले की राठ तहसील में हूँ और निश्चित तौर पर यहाँ का भी राजनीतिक माहौल काफी सरगर्म है। आज यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ की रैली यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही उनकी रैली हुई है और 2 दिन पहले अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए हुए थे। तो दोनों रैलियों में एक बड़ा फर्क समझ में आया कि जहाँ अखिलेश यादव ने लगातार रोजगार वाली बात उठाई, किसानों की आय दुगनी होने का जो वादा था उसकी बात उठाई और रोजगार जा रहे हैं उसकी बात उठाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही, जैसा कि आपने शुरू में कहा, वही मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें बोली गई वो वही एक धार्मिक वाली बातें, संस्कृति वाली बातें और धार्मिक विभाजन वाली बातें वो बोली गई। तो और अभी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के, यहाँ भी देखने में समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक, क्योंकि समय की कमी में एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बुंदेलखंड में इस बार तीसरे चरण में वोटिंग पड़नी है, तो ऐसे में यहाँ पर कौन से मुद्दे आप देख पा रहे हैं जो कि मुख्य तौर पर लोगों के जुबान पर हैं और लोग कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर ही वोट करने वाले हैं? यहाँ पर मुझे जो समझ में आया वो सबसे ज्यादा तो प्रमुख बात यह है कि जहाँ तक हर आदमी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से, कोई कम या ज्यादा, सब लोग तबाह हुए हैं।
यानी रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। लोगों के जो कारोबार चल रहे थे, यानी नौकरी के अलावा भी जो कारोबार थे, वो भी सब धीरे धीरे इतने ठप होते जा रहे हैं कि जो बिजनेस वाले हैं, दुकानें हैं, जिनकी अगर सब पहले देखते थे तो बड़ी बड़ी दुकानें थी, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वो दुकानें धीरे धीरे बंद होती जा रही है। छोटे कारोबारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उसका कोरोना का भी कारण हो सकता है, बाकी नीतियां भी हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने जो अच्छे, क्योंकि उन्होंने 2017 में जो ठीक है, तो अब लोग यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर जो है मतदान इस बार करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जनता बोल नहीं रही है, लेकिन साइलेंट वोटर की तरह काम जरूर कर रही है। कुलभूषण जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगी, समय की बहुत कमी है, फटाक से। निश्चित तौर पर वही समस्याएं हैं प्रीति जी, वहां भी बेरोजगारी है, महंगाई है और महिलाओं के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, साथ ही जो आर्थिक स्थिति खराब हुई उसके लिए जिम्मेदार नोटबंदी है और अनियंत्रित जीएसटी है, जिसने छोटे कारोबारियों को आज भुखमरी के कगार पर ला दिया है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी इन तमाम चीजों को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जाति गुणा गणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। चुनावी बरसात पर सियासी दल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसकी चुनावी चाल जीत का रास्ता तय करने वाली है, ये तो 10 मार्च को ही साफ होगा। फिलहाल मेरे साथ सिंहासन का महासंग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।